नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज हम आपको प्रधानमंत्री मोदी का संदेश खाली का वो संदेश दिखाएंगे जिसमें क्रोध है, संवेदनाएं हैं और सियासी संकेत हैं। आज बंगाल के मंच से पीएम मोदी ने संदेश खाली की महिलाओं को एक गारंटी दी है। आज इसी खबर पर हमने पीएम मोदी की जुबानी चिंगारियों से भरी पॉलिटिकल कुंजी बनाई है। लेकिन आज सत्ता में सबसे पहले एक साध्वी की समाधि की बात करेंगे। जो साध्वी 33 दिनों से समाधि में है वो जिंदा है या मृत है? आज इसे लेकर टीवी 9 पर साध्वी के शिष्य की सबसे बड़ी गवाही हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साइंस को चुनौती देने वाली समाधि का सच क्या है ये भी जानेंगे। आज हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू का भी एक बयान बहुत ट्रेंड कर रहा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के बागी विधायकों को काला नाग बताया। सोलन में एक रैली के दौरान सुक्खू ने कहा, जो कांग्रेस के काले नाग थे उन्होंने अपने ईमान बेच दिए, पार्टी और निशान के साथ गद्दारी की, लेकिन सुक्खू किसी से डरता नहीं है। इसके बाद सत्ता में एक ऐसे जल योद्धा की खबर जिसका नाम अभी से दुश्मन देशों को बेचैन कर रहा है। ये वो रोमियो हेलीकॉप्टर है जो समंदर की गहराई में भी साजिशों को चुन चुन कर तबाह कर देगा। इस सी हॉक हेलीकॉप्टर पर भी सत्ता की बारूदी रील तैयार है। फिर जिनपिंग के उस चाइनीज सुपर चोर की खबर जो पूरी दुनिया में सबसे उत्तम तकनीक को चुराने की तैयारी कर रही है। इस चोर को चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया है। इस दावे के बाद अमेरिका से जापान तक पैनिक बटन दब गया है और खतरा भारत के लिए भी हो सकता है। एक बड़ी खबर यूपी से, जहां लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं हैं। इस चर्चा के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। खबर है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा आरएलडी को भी एक मंत्री पद मिल सकता है। और आज कानपुर से लेकर दिल्ली तक कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर देश हैरान रह गया। ये तस्वीरें 50 करोड़ की कारों वाले धन कुबेर के मिश्रा की हैं, जिसकी तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड हुई। इसमें दिल्ली आवास से 50 करोड़ से ज्यादा की कारें और 4.5 करोड़ कैश मिला। आज वैसे तो बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक और महासागर से लेकर चीन तक अलग अलग सत्ताओं से जुड़े बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसमें समाधि है, साध्वी है, अंधविश्वास है और वैज्ञानिक संकेतों को नजरअंदाज करने वाली सोच है। यह एक बड़ी सामाजिक खबर है। इसमें अंधविश्वास की ऐसी सत्ता है जिसे तत्काल खत्म करने की जरूरत है। जब आस्था, अंधविश्वास और चमत्कार पर भरोसा इतना बढ़ जाए कि मृत्यु को समाधि की आड़ में नकारा जाने लगे तो नतीजे शुभ नहीं होते हैं। यह कहानी है साध्वी आशुतोम्बरी की, जिन्हें लेकर दावा किया जा रहा है कि वो पिछले 33 दिनों से समाधि में हैं। दावा है कि लखनऊ के आनंद आश्रम में वो समाधि में बैठी हुई हैं। 28 फरवरी को साध्वी के वापस लौटने की डेडलाइन थी, यानी समाधि और मृत्यु के बीच सत्य की लकीर खींचने वाली डेडलाइन गुजर चुकी है, क्योंकि आज 1 मार्च है और साध्वी के शरीर से जुड़े मेडिकल साइंस वाले संकेत इशारा कर रहे हैं कि उनके लौटने का अब कोई चांस नहीं है। लेकिन अंधविश्वास की हथकड़ी हाथों में नहीं, सीधे दिमागों पर लगती है। साध्वी के शिष्य किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं कि साध्वी समाधि से लौटेंगी। इस सब के बीच सवाल उठ रहे हैं कि 33 दिनों में समाधि में बैठी साध्वी आशुतोषम्बरी जिंदा है या मृत है। डेडलाइन के खत्म होने के 48 घंटे बाद भी साध्वी क्यों नहीं लौटी हैं? लखनऊ के आनंद आश्रम में साध्वी की समाधि पर कब तक सस्पेंस रहेगा? अगर विज्ञान की कसौटी पर परखें तो 33 दिनों से समाधि में जिंदा होने के दावे का सच क्या है? अनुयायियों का दावा है कि साध्वी बहुत जल्द लौटेंगी। यह आस्था है या फिर अंधविश्वास है? क्या समाधि के 33 दिन बाद भी किसी का जिंदा रहना संभव है? खासतौर पर तब जब सारे मेडिकल संकेत यही हों कि अब लौटना संभव नहीं है। अब क्या साध्वी का समाधि से वापस आना संभव है? क्या आस्था के नाम पर अंधविश्वास का अनलिमिटेड खेल हो रहा है? ऐसा कब तक चलेगा? क्या साध्वी के शरीर को इसी तरह जबरदस्ती आस्था का केंद्र बनाकर तमाशा चलता रहेगा? साध्वी के सच को दुनिया के सामने लाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम लखनऊ के उस आश्रम में पहुंची जहां पिछले 33 दिनों से साध्वी समाधि पर है, जहां अंधविश्वास को आस्था और समाधि जैसे शब्दों से ढकने का बड़ा खेल चल रहा है। इस राज से पर्दा हटाने के लिए टीवी 9 ने साध्वी आशुतोषम्बरी के परम शिष्य आशुतोष अंबर से बात की, जो पिछले 33 दिनों से हर वक्त साध्वी के पास हैं। उन्हें लेकर दावा किया जा रहा है कि वो साध्वी के समाधि में लीन शरीर को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। पहली बार कैमरे पर आकर आशुतोष अंबर ने सभी सवालों के जवाब दिए हैं।
साध्वी वापस आएंगी, वो किसी भी दिन किसी भी समय आंखें खोल देंगी। साध्वी एक मिशन के लिए गई हैं, मिशन पूरा होते ही वापस जरूर आएंगी। साध्वी का मिशन है आशुतोष महाराज को वापस लाना और विश्व कल्याण और विश्व में शांति लाना। अंधविश्वास के सवाल पर कहा कि साध्वी ने समाधि में जाने से पहले कहा था कि वो लौटेंगी, इसलिए वापस आने का पूरा भरोसा है। हम लोग विश्वास के साथ बैठे हैं और हमारा विश्वास जरूर पूरा होगा। आशुतोष अंबर ने कहा कि वो साध्वी के शरीर को अपनी गोद में लेकर 24 घंटे बैठे रहते हैं। उन्हें एक परम ज्ञान का उस वक्त आभास होता है। साध्वी को सामान्य तापमान पर रखा गया है। ईसीजी में अभी भी साध्वी के शरीर में हलचल के सबूत मिले हैं, हालांकि इसकी सत्यता पर जांच चल रही है। आशुतोष अंबर ने यह भी दावा किया कि साध्वी आशुतोष अंबरी ने दावा किया था कि आशुतोष महाराज भी आएंगे, इसलिए हमें भी उनकी वापसी की पूरी उम्मीद है। समाधि में पूर्णता जाने का समय हो चुका है। टीवी 9 के कैमरे पर पहली बार आशुतोष अंबर, जो कि आशुतोष अंबरी माँ के जो भक्त हैं, जो उनका जो शरीर है उसको लेकर अपनी गोद में, आज 34वां दिन है और आश्रम में आशुतोष अंबर जी जो है, जो महाराज हैं, वो लेकर लगातार बैठे हैं। पहली बार टीवी 9 के कैमरे पर हमारे सवालों के जवाब देंगे। जो आध्यात्मिक रूप से जो शास्त्र सम्मत चीज़ें देख रहे हैं, जैसे शास्त्रों में लिखा है कि एक समाधिष्ट देह, जो निर्विकल्प निर्बीज समाधि में जो जाते हैं, उनका देह जिस तरह का होता है, पवित्र देह जैसे कोमल शरीर जैसे होती है, जैसे उसमें आभा बनी होती है, वो वैसे भी है, वैसे ही है, पहले दिन से वैसे है, क्योंकि हम सब भी अनुभूति कर रहे हैं कि कब वापस आएंगी आपकी माँ। माँ का जो प्रत्यक्ष जो वर्डिंग थी, जो माँ आदेश देके गई, माँ ने कहा तुम्हारा कर्तव्य है मेरे शरीर की सुरक्षा रखना। मैं समय, जब शरीर सुरक्षित रहेगा तो मैं समय पे उपस्थित हो जाऊंगी। तो जो मेरा कर्तव्य, अब यहाँ कर्तव्य की बात है, तो हमें बस उस शरीर को सुरक्षित रखना है और आना तो उनका निश्चित है, क्योंकि वापस आएंगी, लेकिन समय अभी आप लोग नहीं बता सकते। बिल्कुल समय इसलिए नहीं बता सकते। समय कारण ये है क्योंकि उनका जो मिशन है, जो महापुरुष आज तक गए हैं समाधि में, उस एक मिशन लेके गए हैं। समाधि दो तरह की चीज़ों की होती है। एक समाधि को प्राप्त करता है वो ईश्वर को प्राप्त, लय होने के लिए, वो पूरी तरह लय हो जाता है फिर। और एक समाधि धारण करता है महापुरुष जो विश्व कल्याण के लिए, किसी एक एम ऑब्जेक्ट के लिए। तो माँ ने पहले ही अपनी वीडियो में कहा कि मेरा लक्ष्य है एक तो सर्वश्री आशुतोष महाराज जी को वापस लेके आना, दूसरा विश्व कल्याण, तीसरा विश्व शांति के लिए। हमारा तो विश्वास है कि महाराज जी आएंगे। ये माँ ने हमें बताया है, हमें और किसी ने नहीं बताया। माँ ने हमें आशुतोष की शरणागति दी है और माँ का विश्वास था कि महाराज जी आएंगे और लेके आना पड़ेगा और ऐसे नहीं उठेंगे। कोई अगर महापुरुष आलोप अवस्था में चला जाता है तो उसको जगाना पड़ता है। जो ईईजी है उसमें कुछ चीज़ें पाई जा रही हैं और वो क्या है, वो उस पर रिसर्च अभी उनकी चल रही है। दूसरी है कि जो बाकी शरीर की चीज़ें हैं, बाहरी रूप से शरीर में कोई हलचल नहीं, उनको पल्स रेट ये सब नहीं मिल रहा है, कुछ भी चीज़ें नहीं, पर शरीर को वो देख के ये खाली कह पा रहे हैं कि शरीर इतने दिन से सुरक्षित है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ये बहुत बड़ी उनके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपने इस इंटरव्यू के लास्ट पार्ट को सुना, क्या कहा उन्होंने कहा कि शरीर में किसी तरीके की कोई हलचल नहीं है, यानी जो ऑर्गन्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद इनको भरोसा है कि साध्वी वापस आएंगी। अब इसकी पूरी क्रोनोलॉजी भी आपको बता देते हैं। 28 जनवरी को साध्वी आशुतोष अंबरी समाधि में गईं, इस दावे के साथ कि उन्हें 10 साल से समाधि में मौजूद अपने गुरु आशुतोष महाराज को समाधि से जगाना है। साध्वी की समाधि की खबर के 6 दिन बाद सीएमओ के आदेश पर 3 फरवरी को डॉक्टर्स की एक टीम उनके शरीर की जांच करने पहुंची। इस दौरान साध्वी का न पल्स रेट एक्टिव था और न ही हार्ट बीट चल रही थी। ऐसा दावा किया गया कि उनके शरीर पर लगी ईसीजी मशीन हरकत कर रही थी। 28 फरवरी को साध्वी के लौटने की डेडलाइन भी थी, जो अब खत्म हो चुकी है। आज जब साध्वी के अनुयायियों से टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि साध्वी लौटेंगी। हालांकि साध्वी के क्लिनिकल डेड होने के सारे संकेत बार बार मिले हैं। सवाल यह है कि विज्ञान के आधार पर क्लिनिकल डेड होने के बाद भी किसी व्यक्ति के शरीर को कब तक इसी तरह अंधविश्वास के आधार पर रखा जा सकता है? ऐसे मामलों में कानून क्या कहता है?
इस पर हमने एक लीगल एक्सपर्ट से भी बात की। देखिए, इसमें कोई भी कानून नहीं आएगा। अगर कोई आदमी 33 दिनों में पहले जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। कानून का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आप अगर मानना चाहें माने, नहीं मानना चाहें न माने, कानूनी सेंस में उस पर्सन का डेथ हो चुका है। इस पर कई तरह के अलग अलग तरह के कानून हैं, बट किसी भी आदमी को डिग्निटी के साथ क्रिमेट करने का अधिकार है। और अगर कोई इसमें रोक लगा रहा है, क्रिमेट नहीं होने दे रहा है, तो कानून स्टेप इन कर सकता है, पुलिस जाकर इंश्योर कर सकती है, क्योंकि ये वॉयलेशन है। तो लखनऊ के इस आश्रम में आपको बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे अनुयायी मिलेंगे जो अंधविश्वास के इस खेल का हिस्सा बन गए और ऐसे आधारहीन दावे कर रहे हैं जो विज्ञान की कसौटी से बहुत दूर हैं। आज 34वां दिन है समाधि का। हालांकि आज जो यहाँ पर जो शिष्य थे, उन्होंने ये डेडलाइन दी थी कि 1 महीने के अंदर जो माँ हैं वो वापस आ जाएंगी, लेकिन 1 महीने का समय पूरा हो चुका है और माँ समाधि से वापस नहीं आई हैं। माँ समाधि से वापस आएंगी, हमें ये 100% विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारी साधना की अनुभूतियाँ इस प्रकार की हैं। माँ हमको साधना में इस प्रकार की अनुभूतियाँ हमें बता रही हैं और माँ स्वयं बता करके समाधि में गई हैं। इसलिए हमारा पूर्ण विश्वास है कि माँ समाधि से जल्द ही वापस आएंगी। हमें बिल्कुल भरोसा है, परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषाम्बरी जी लौटेंगी, क्योंकि 6-7 साल से मैं संन्यास में हूँ और मैंने देखा है प्रत्यक्ष कि उनके मुख से निकला कोई भी वचन असत्य हुआ ही नहीं। कि वो समाधि ली है और उन्होंने उस समाधि से वापस आना ही आना है। पूर्ण विश्वास से माँ आएंगी, क्योंकि माँ ने वो दिव्य नेत्र, वो ज्ञान और वो विज्ञान, वो अध्यात्म हमको दिया है स्वयं, कि वो मेरे अंदर प्रकट है। जब मैं स्वयं देखा हूँ तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि माँ जगत जननी है और स्वयं माँ ने बोला है और ज़रूर आएंगी। जब माँ को समाधि में कुछ और कार्य के लिए, किसी कार्य को संपन्न करने के लिए थोड़ा और समय लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में यही डिसीजन लिया कि ठीक है, माँ को अगर कुछ समय और लगता है, पल पल आह्वान करते रहें कि ठीक है, किसी विशेष कार्य को कर रही हैं तो हम अपने उसमें आहुति दें। अब सिर्फ कुछ सेकंड में आप समाधि और क्लिनिकली डेड के बीच के अंतर को और भी आसानी से समझ लीजिए। समाधि में दिमाग की तरंगों में बदलाव होता है। लंबे समय से किए गए fMRI यानी फंक्शनल अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि समाधि के दौरान दिमाग के विभिन्न क्षेत्रों में गतिविधि बढ़ जाती है, जैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो ध्यान, निर्णय लेने और आत्म नियंत्रण से जुड़ा हुआ है, टेम्पोरल लोब जो भावनाओं और स्मृति से जुड़ा हुआ है, पेरिएटल लोब जो स्थानिक जागरूकता और ध्यान से जुड़ा हुआ है, लिम्बिक सिस्टम जो भावनाओं, प्रेरणा और स्मृति से जुड़ा हुआ है। यह भी बताया गया कि समाधि ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को शांत करती है, जिससे हृदय गति, सांस और ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं। यह भी कहा गया कि समाधि एंडोर्फिन नामक रसायनों के स्तर को बढ़ाती है जो दर्द को कम करते हैं और खुशी की भावना पैदा करते हैं। कुल मिलाकर विज्ञान समाधि को दिमाग की गतिविधि, नर्वस सिस्टम और शरीर में हो रहे परिवर्तन के रूप में समझता है, लेकिन इस परिवर्तन में भी विज्ञान मृत्यु के संकेतों का ध्यान रखता है और क्लिनिकली डेड व्यक्ति को समाधि में लीन नहीं मानता है। वैज्ञानिक अब भी इस अवस्था के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लंबे समय में इसका क्या प्रभाव हो सकता है और क्या अलग अलग लोगों पर भी इसके अलग अलग प्रभाव होते हैं। और सत्ता में अब हम आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं, जहां से आज प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं को संदेश खाली वाला संदेश दिया। संदेश खाली की महिलाओं को एक गारंटी दी और कहा कि मोदी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। यानी कल देश ने पश्चिम बंगाल से संदेश खाली के गुनहगार शाहजहां शेख की शेखी देखी, शेख का विक्ट्री साइन देखा, अकड़ देखी जिसमें सत्ता के आशीर्वाद वाले संकेत थे और यह ठसक थी कि कानून भी उसका ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आज उसी बंगाल की जमीन से प्रधानमंत्री मोदी की उम्मीदों वाला विक्ट्री प्लान देखने का दिन है। आज पीएम ने संदेश खाली पर जो कुछ कहा वो पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पीएम के इस संदेश में क्रोध था, संवेदनाएं थी और सियासत वाले कई संकेत भी थे।
आज प्रधानमंत्री मोदी ने हुगली के आरामबाग में एक रैली को संबोधित किया, लेकिन इस रैली में पीएम के भाषण का मुख्य केंद्र वो संदेश खाली था जिसका चौंकाने वाला सच देखकर देश हैरान और परेशान है, जिसका मुख्य किरदार तो शाहजहां शेख है, लेकिन पीएम मोदी ने आज शेख का सत्ता संरक्षण वाला कनेक्शन बंगाल को समझाने की कोशिश की। इसलिए आज हमने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के कुछ कीवर्ड्स निकाले हैं जिनकी मारक क्षमता बहुत ही ज्यादा बताई जा रही है। पीएम ने कहा, संदेश खाली की मां और बहनों से हुए अन्याय का बदला लिया जाएगा। संदेश खाली में जो कुछ हुआ वो महिलाओं से दुस्साहस की हद है। चोट का जवाब वोट से दिया जाएगा। संदेश खाली के गुनहगारों का हिसाब होगा। आज पीएम मोदी ने संदेश खाली में गांधी जी के 3 बंदरों का जिक्र करके विपक्ष पर भी तगड़ा प्रहार किया, लेकिन पीएम मोदी के सियासी हमलों का सबसे बड़ा टारगेट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही थी। पीएम ने कहा, दीदी ने बंगाल को भ्रष्टाचार और अन्याय का मॉडल बना दिया और ममता राज में मां, माटी और मानुष से गलत, बहुत गलत हुआ। हम आपको पीएम की जुबानी चिंगारियों वाली वो रील दिखाते हैं जिसका साफ संकेत यह है कि 2024 के चुनाव में संदेश खाली पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा भी बनने वाला है। मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी को जय श्री राम। टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। आज बंगाल की जनता यहाँ के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? अरे शर्म आनी चाहिए। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर देना है उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। ये लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा। ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है। और मोदी न इनकी गालियों से डरता है, इनके हमले से डरने वाला, रुकने वाला मोदी नहीं है। तो पीएम के बंगाल दौरे से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बता दें। थोड़ी देर पहले बंगाल राजभवन में पीएम मोदी और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई है। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम ममता ने कहा, प्रोटोकॉल मीटिंग थी, कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। यही राजनीति की विशेषता भी है। यहां बयानों में तल्खी और शिष्टाचार अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ चलते हैं। और ये तस्वीर आप देख भी रहे हैं,
अब से कुछ सेकंड पहले ही हमने आपको प्रधानमंत्री की रैली की तस्वीरें दिखाई थी और अब ये दूसरी मुलाकात है जो शिष्टाचार की मुलाकात है और ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी ने इस रैली के बाद मुलाकात की। अब हम आपको बंगाल में पीएम मोदी की रैली के साथ सत्ता का नंबर गेम भी बता देते हैं। आज पीएम मोदी ने हुगली के जिस आरामबाग से संदेश खाली का ज्वलंत मुद्दा उठाया, वहां वर्ष 2019 में बीजेपी ने टीएमसी को जबरदस्त टक्कर दी थी, लेकिन इस बार बीजेपी का प्लान है वोट के दम पर सत्ता पलटने का। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में आरामबाग सीट से टीएमसी को 6,49,929 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार को 6,48,787 वोट हासिल हुए थे। यानी बंगाल के आरामबाग में टीएमसी को सिर्फ 1,142 वोट से जीत मिली थी और हार जीत का अंतर काफी कम था। अब पीएम मोदी शनिवार को बंगाल के कृष्णानगर में भी एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। माना जा रहा है कल भी संदेश खाली पर पीएम के धारदार बयानों की एक नई सीरीज लॉन्च होगी, जिसके बारे में हम आपको पूरा अपडेट कल जरूर देंगे। और सत्ता में अब आपको मिलवाते हैं हिंदुस्तान के नए वाटर वॉरियर से। हिंदुस्तान में अगर हम कहें हिंदी में आप इसको जंगी जल योद्धा भी कह सकते हैं। इसे किसी भी दुश्मन को पानी में डुबो करके खत्म करने में महारत हासिल है। यही वजह है कि इसके नाम से दुश्मन डरते हैं, कांपते हैं। इसका नाम है MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर। इसे रोमियो हेलीकॉप्टर भी बुलाते हैं। आज से 5 दिन बाद भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 6 मार्च को इसे देश को समर्पित करेंगे। इस वक्त MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर INS गरुड़ के साथ जुड़ा है। कैप्टन M अभिषेक राम की कमान के तहत इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। अब तक जो हमने बताया ये सिर्फ MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर का शुरुआती परिचय है। अभी इसका पराक्रमी परिचय बाकी है, जिसके बारे में सुनकर इस्लामाबाद से बीजिंग तक दुश्मनों की धड़कनें बढ़ जाएंगी। खासतौर पर समंदर में षड्यंत्र रचने वाले शत्रुओं को तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अपने अचूक प्रहार और अद्भुत शक्ति से बहुत जल्द MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर इस विस्तारवादी अरमानों पर उसके पानी फेरने वाला है। भारत के नए जल योद्धा की शक्ति के बारे में आपको बता देते हैं और यह भी जानते हैं कि कैसे इसके शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। MH-60R हेलीकॉप्टर एक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर्स नौसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। यह समंदर में पनडुब्बी की तलाश कर उसे मार गिरा सकता है। इसका नाम भारत के सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है। MH-60R टॉर्पीडो मिसाइल दागने में सक्षम है। इस पर 2 Mark 46 टॉर्पीडो या MK-50 या MK-54S टॉर्पीडो मिसाइल लगाई जा सकती है। इसके अलावा 4 से 8 AGM 114 हेलफायर मिसाइल भी इस पर लगाई जा सकती हैं। MH-60R हेलीकॉप्टर पर APKWS यानी एडवांस प्रेसिशन किल वेपन सिस्टम भी लगाया जा सकता है, जिससे दुश्मन पर प्रहार किया जा सकता है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर पर 4 प्रकार की हैवी मशीन गन लगाई जा सकती हैं, जिनसे दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना आसान हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, रैपिड एयरबॉर्न माइन क्लियरेंस सिस्टम RAMICS और 30 mm की MK-44 MOD-0 तोप भी इससे लैस की जा सकती है। भारतीय नौसेना इनका उपयोग हिंद महासागर क्षेत्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने और जरूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट करने के लिए करेगी। इस हेलीकॉप्टर को अमेरिकी नौसेना, ऑस्ट्रेलिया नौसेना, तुर्की की नौसेना इस्तेमाल कर भी रही है। आपको बताने की नौसेना के बेड़े में इसके शामिल होने से भारत की समुद्री रणनीतिक सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। इसे नौसेना में एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए शामिल किया जा रहा है। आपको बता दें कि फरवरी 2020 में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा समझौता हुआ था, जिसमें 24 MH-60R हेलीकॉप्टर की डील हुई थी। 6 हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के पास हैं, जिसे 6 मार्च को रक्षा मंत्री कमीशन करेंगे। इन हेलीकॉप्टर्स के स्क्वाड्रन को INS 334 के रूप में नौसेना में शामिल किया जाएगा। आपको यह भी जानकारी दे दें कि नौसेना INS विक्रांत पर इस हेलीकॉप्टर की सफलतापूर्वक लैंडिंग करा चुकी है। इसकी मदद से भारत के हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थिति मजबूत भी हुई है। इस हेलीकॉप्टर की और भी विशेषताएं आपको आगे बताएंगे। पहले TV9 भारतवर्ष की एक एक्सक्लूसिव रील देख लीजिए। इस वक्त हम INS विक्रांत पर मौजूद हैं और INS विक्रांत पर तैनात है MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर, जो कि इंडियन नेवी की फ्लीट का सबसे मजबूत सिपाही के तौर पर जिसे देखा जा रहा है। एक बार हम आपको इसकी खासियत बताते हैं कि ये किस तरह का हेलीकॉप्टर है।
ये सबसे खास हेलीकॉप्टर है। नेवी ने आईएनएस विक्रांत पर रोमियो की लैंडिंग का कुछ समय पहले वीडियो भी ट्वीट किया था। रोमियो को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। भारत ने 24 हेलीकॉप्टर 90.5 करोड़ डॉलर में खरीदे हैं और अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप फरवरी 2020 में भारत आए थे, उसी दौरान पीएम मोदी ने इन्हें खरीदने के लिए सौदे पर हस्ताक्षर किए थे और अमेरिका ने जुलाई 2022 में पहली बार 2 रोमियो भारत को सौंपे थे और 2025 तक सभी 24 चॉपर्स की भारत में डिलीवरी हो जाएगी। की फीट की उड़ान ये भर सकता है। रोमियो पर ऐसे कई सेंसर और रडार लगे हैं जो दुश्मन के हर हमले की जानकारी देते हैं। इसे उड़ाने के लिए 3 से 4 क्रू मेंबर्स की ज़रूरत होती है। इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक के टर्बो शिफ्ट इंजन लगे हैं जो टेक ऑफ के समय 1410 × 2 किलोवाट की ताकत पैदा करते हैं। ये एक बार में 830 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। ये 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। रोमियो के नाम से मशहूर MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन के अलावा निगरानी, सूचना, टारगेट सर्च और बचाव, गन फायर और लॉजिस्टिक सपोर्ट में कारगर है। यह हेलीकॉप्टर दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने के अलावा जहाज़ों को खदेड़ने और समुद्र में सर्च अभियान करने में कारगर है। तो ये बेहद शक्तिशाली हेलीकॉप्टर है और इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से घरेलू स्तर पर भारत की सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है और तमाम तरह के जो मरीन ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशन को करने में ये भारत की नेवी की शक्ति को कई गुना बढ़ा रहा है और लगातार इसकी डिलीवरी हो रही है। MH-60R हेलीकॉप्टर को अमेरिका की स्कोरस्की एयरक्राफ्ट कंपनी ने बनाया है। इसके 5 वेरिएंट्स हैं। दुश्मनों को खत्म करने के अलावा समंदर के ऊपर यह हेलीकॉप्टर एक सिपाही की तरह हमेशा अलर्ट और मुस्तैद रहता है। इसका मुख्य काम निगरानी करना, दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखना, जल क्षेत्र में किसी भी VIP मूवमेंट की त्वरित सूचना देना। किन खूबियों के साथ दम भरकर यह हेलीकॉप्टर अलर्ट रहता है, अब ये भी जान लेते हैं। MH-60R हेलीकॉप्टर में कई सेंसर्स और रडार लगे हैं जो दुश्मन के हर हमले की जानकारी देते हैं। यह अधिकतम 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसकी और क्षमता की बात करें तो इसे उड़ाने के लिए 3 से 4 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। इसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 10,433 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 64.8 फीट है, ऊंचाई 17.23 फीट है। इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक के टर्बो शेफ्ट इंजन लगे हैं। यह हेलीकॉप्टर की एक बार में 830 किलोमीटर तक की दूरी ये तय कर सकता है। भारतीय नौसेना की जो ताकत है वो ये इंटीग्रल एलिमेंट हेलीकॉप्टर्स के साथ बहुत ज्यादा दुगनी से देखिए चौगनी तक कह सकते हैं कि बढ़ जाएगी। हर शिप के पास एक हेलीकॉप्टर जब होता है तो सबमरीन और सरफेस थ्रेट के अगेंस्ट हम एक अच्छा डिटरेंस देते हैं और हमारी फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स या ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स है या कोई भी हेलीकॉप्टर कैपेबल डेक है, वहां हम इनको यूज कर सकते हैं, चाहे वो सर्च एंड रेस्क्यू हो, एंटी सबमरीन मिशन हो या एंटी सरफेस मिशन हो। जैसे हर सिपाही का युद्ध वाला रिकॉर्ड होता है, उसकी जंग वाली उपलब्धियां होती हैं, ठीक उसी तरह MH-60R का भी ग्लोबल रिकॉर्ड है। साल 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान में खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन के ठिकानों का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। सिर्फ यही नहीं, हाल ही में दूसरे देशों की तरफ से यह हेलीकॉप्टर कई मोर्चों पर अपना पराक्रम दिखा चुका है।